नमस्कार मित्रों। पिछले व्याख्यान में हमने अरस्तु के चिंतन के कुछ आधारभूत बिंदुओं के संबंध में बात की थी। उनके जन्म, उनकी मृत्यु, उनकी रचनाएं, उनके आधारभूत सिद्धांत और उनके कर्तृत्व और व्यक्तित्व का सामान्य परिचय हमने पिछले व्याख्यान में प्राप्त किया था। उसी कड़ी के तहत आज इस अरस्तु संबंधी दूसरे व्याख्यान में हम अरस्तु के दास्ता संबंधी सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या करेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अरस्तु ने दास्ता के संबंध में विस्तार से अपने विचार व्यक्त किए। अरस्तु ने राजनीतिक व्यवस्था के साथ साथ सामाजिक व्यवस्था पर भी अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स के प्रथम भाग में दास्ता संबंधी विचार प्रकट किए। पॉलिटिक्स पुस्तक के कुल 8 भाग हैं और उसके प्रथम भाग में अरस्तु ने दास्ता संबंधी विचार प्रकट किए। अरस्तु ने दास्ता संबंधी अपने विचार अपने गुरु प्लेटो से ग्रहण किए, क्योंकि प्लेटो दासों से बहुत घृणा करते थे। हालांकि प्लेटो ने अपने चिंतन में दास्ता पर विचार व्यक्त नहीं किया, दास्ता पर कुछ अधिक नहीं बोला, लेकिन प्लेटो दासों से घृणा करते थे और उनके इसी चिंतन का प्रभाव अरस्तु के चिंतन में झलका और अरस्तु ने व्यापक रूप से दास्ता के ऊपर अपना दृष्टिकोण रखा और अपने विचार व्यक्त किए। अरस्तु दासों को समाज के लिए बहुत उपयोगी मानते थे। वे कहते थे कि दास प्रथा समाज के लिए उपयोगी है और आवश्यक भी है, इसलिए वह दास प्रथा पर विस्तृत रूप से चर्चा करता है। अरस्तु के अनुसार पारिवारिक व्यवस्था के लिए और सामाजिक व्यवस्था के लिए 2 प्रकार की संपत्ति होना आवश्यक है। एक सजीव संपत्ति और दूसरा निर्जीव संपत्ति। ये जितनी भी प्रकार की हमारे इर्द गिर्द या हमारे पास चल अचल संपत्ति होती है, चाहे वह दुकान, मकान, गाड़ी, ज्वेलरी या अन्य प्रकार के जो संसाधन होते हैं, वे समाज की निर्जीव संपत्ति के तहत माने जाते हैं और दास, पशु, पक्षी ये समाज की सजीव संपत्ति के तहत माने जाते हैं। तो दासों को अरस्तु ने समाज की सजीव संपत्ति बताया, पारिवारिक व्यवस्था की सजीव संपत्ति बताया। अरस्तु खुद कहते हैं कि जिस प्रकार वीणा, हारमोनियम या अन्य वाद्य यंत्रों के बिना उत्तम संगीत नहीं निकल सकता, उसी प्रकार दासों के बिना स्वामी का जीवन भी उत्तम नहीं हो सकता। अब आप इस कोटेशन से अनुमान लगा सकते हो कि अरस्तु के विचार दास प्रथा के संबंध में किस प्रकार गहन थे और किस प्रकार आप उनको रूढ़िवादी भी कह सकते हो। आगे हालांकि इनके दास प्रथा के या दास्ता संबंधी विचारों की आलोचना भी होती है, तो उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन कि जिस प्रकार वीणा और हारमोनियम या अन्य वाद्य यंत्रों के बिना संगीत नहीं निकल सकता, उत्तम संगीत नहीं निकल सकता, उसी प्रकार दासों के बिना भी स्वामी का जीवन उत्तम नहीं हो सकता। यानी दास स्वामी के लिए इतने आवश्यक हैं जितना अन्य संसाधन, और उसमें भी अचल संपत्ति से भी ज्यादा ये चल संपत्ति स्वामी के लिए आवश्यक। क्यों? क्योंकि व्यक्ति को जो डायरेक्ट रिलैक्स प्रदान करने वाली वस्तु है वह है दास, और दास प्रथा का उन्होंने बहुत व्यापक रूप से समर्थन किया। दासता का अर्थ, अरस्तु के अनुसार जन्म से ही
कुछ लोग मानसिक रूप से सबल होते हैं, कुछ लोग मानसिक रूप से कमजोर होते हैं। कुछ लोग बुद्धिमान होते हैं, कुछ लोग बुद्धिहीन होते हैं। कुछ लोग श्रेष्ठ होते हैं, कुछ लोग हीन होते हैं। और जो लोग हीन होते हैं, जो लोग मंद बुद्धि होते हैं, जो लोग कमजोर होते हैं, वे दासता की श्रेणी में रखे जाने योग्य हैं। और जो लोग बुद्धिमान, जो लोग श्रेष्ठ, जो लोग दूरदृष्टि, जो लोग विचारशील होते हैं, वे स्वामी की श्रेणी में रखे जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो शारीरिक और मानसिक रूप से दुर्बल होता है, हालांकि अरस्तु एक जगह ये भी कहते हैं कि अरस्तु मानसिक रूप से तो दुर्बल होता है, लेकिन जरूरी नहीं है वो शारीरिक रूप से दुर्बल हो। शारीरिक रूप से हो सकता है वह हष्टपुष्ट हो, फिर भी अगर वह मानसिक रूप से दुर्बल है तो वह दास बनाए जाने योग्य है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो मानसिक रूप से विकृत है, मंद बुद्धि हैं, वे अरस्तु की नज़रों में, अरस्तु के दृष्टिकोण में दास बनाए जाने योग्य हैं। और अरस्तु उन लोगों को दास बनाने का समर्थन करता है। इसके लिए अरस्तु कुछ बिंदु बताता है। जो व्यक्ति स्वयं का नहीं होकर दूसरों का होता है वह दास है। यानी दास का अपना कोई जीवन नहीं होता, उसका जीवन दूसरों के लिए होता है। जो व्यक्ति स्वयं का नहीं होकर दूसरों का होता है वह दास है। जो व्यक्ति मानसिक रूप से शून्य होता है, माफ कीजिएगा यहाँ अशुद्धि रह गई, जो व्यक्ति मानसिक रूप से शून्य होता है, मानसिक रूप से कमजोर होता है, वह दास बनने योग्य है। अगला, दास समाज की सजीव संपत्ति होता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि दास को अरस्तु ने समाज की सजीव संपत्ति बताया, और इसके पक्ष में कई प्रकार के तर्क भी देता है अरस्तु। दास प्रथा के पक्ष में तर्क हैं अरस्तु के। पहला, दासता प्राकृतिक है। प्रकृति से ही कुछ लोग उत्तम बुद्धि होते हैं, कुछ लोग मंद बुद्धि होते हैं। इसलिए प्रकृति कहती है कि उत्तम मानसिकता वाले बुद्धिमान लोग निम्न मानसिकता वाले मंद बुद्धि लोगों पर शासन करें। यह समाज के और मंद बुद्धि लोगों दोनों के हित में है। यह अरस्तु खुद कहता है, मंद बुद्धि लोगों के भी हित में है, समाज के भी हित में है कि उत्तम बुद्धि वाले लोग उन पर शासन करें। दास वर्ग स्वामी के घरेलू कार्यों में उन्हें अवकाश प्रदान करता है, जिससे वे अपनी बुद्धि का समाज एवं राष्ट्र हित में सदुपयोग कर सकते हैं और अपनी बौद्धिक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि स्वामी के पास बौद्धिक चिंतन के लिए अवकाश होना जरूरी है। और अवकाश कौन प्रदान करेगा? दास। क्योंकि दास उनके छोटे मोटे घरेलू काम करेंगे, उनके कपड़े धोने, उनके बर्तन साफ करना, उनके लिए खाना बनाना, उनके लिए अन्य घरेलू कार्य जो उनको सहयोग प्रदान कर सके रिलैक्स होने में। क्योंकि जब व्यक्ति इन सब कामों से मुक्त होगा, चिंता मुक्त होगा, तभी वह बौद्धिक चिंतन उच्च स्तर का कर पाएगा। यह अरस्तु खुद कहते हैं। दास प्रथा स्वयं एवं दोनों के लिए हितकारी है। स्वयं के लिए भी हितकारी है, स्वामी के लिए भी हितकारी है। क्योंकि जब कोई बुद्धिहीन व्यक्ति किसी बुद्धिमान व्यक्ति के अधीन कार्य करता है तो उसका स्वयं का भी मानसिक स्तर विकसित होता है। वो कहता है कि दास प्रथा खुद के लिए भी लाभकारी है और स्वामी के लिए तो है ही। तो दोनों, क्योंकि जब स्वामी यानी बुद्धिमान व्यक्ति के पास कोई बुद्धिहीन व्यक्ति रहेगा तो वह बहुत बातें सीखेगा और उसका आचरण धीरे धीरे सफल होता जाएगा और उसमें भी बुद्धिमानी के कुछ लक्षण दिखाई देंगे। तो ये दोनों के लिए हितकारी है। अरस्तु की दास प्रथा यूनानी अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ थी, इसलिए अरस्तु इसे नकार नहीं सके और उन्होंने कहा कि उत्कृष्ट व्यक्ति निकृष्ट प्रशासन करे, यही उत्तम है और यही सही है। उत्कृष्ट व्यक्ति निकृष्ट पर शासन करे। यहाँ आप लोगों को ध्यान देना होगा, यूनान में युद्ध पराजित लोगों को दास बनाने का नियम है। इससे बचने के लिए दास प्रथा
दासों में वीरता की भावना पैदा करती है, क्योंकि वो बहुत बहादुरी से युद्ध लड़ते हैं। वे देखते हैं कि अगर हम युद्ध में पराजित हो जाएंगे तो हम दास बना लिए जाएंगे, तो वो बहुत बहादुरी से युद्ध लड़ते हैं। विवेक सम्मत नियम के अनुसार भी जिस प्रकार शरीर पर आत्मा नियंत्रण करती है, उसी प्रकार बुद्धिमान श्रेष्ठ लोग मंदबुद्धिहीन लोगों पर नियंत्रण रखे। यह आवश्यक है और उचित भी है। तो अरस्तु कुल मिला के सभी दृष्टिकोणों से दास प्रथा का समर्थन करता है। अरस्तु कहता है कि दो प्रकार की दास प्रथा होती है, एक तो प्राकृतिक दास, दूसरा कानूनी दास। कानूनी दास वे होते हैं जो युद्ध में पराजित हो जाते हैं, और प्राकृतिक दास तो वही हैं जो जन्म से ही मंदबुद्धि होते हैं, हीन बुद्धि होते हैं। तो ये दो प्रकार की दास प्रथा अरस्तु बताते हैं। अरस्तु द्वारा दासों के संरक्षण का भी प्रावधान किया गया है। 2-3 बिंदु हैं। पहला, स्वामी को दासों के साथ पुत्रवत व्यवहार करना चाहिए। उनको हालांकि वे सजीव संपत्ति हैं स्वामी की, लेकिन फिर भी उनके साथ पुत्रवत व्यवहार करना चाहिए। दासों में विवेक एवं बुद्धि आने पर स्वामी द्वारा उन्हें दास प्रथा से मुक्त कर देना चाहिए। अब देखो, यहाँ अरस्तु के विचारों में विरोधाभास है कि दास विवेक प्राप्त कर सकता है, दास बुद्धिमान हो सकता है, और एक स्तर के बाद उसे दासता से मुक्त भी कर दिया जाना चाहिए। तो जब वो बुद्धिमान हो सकता है तो फिर, और कई बार तो क्या होता है कि व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है लेकिन बाद में मंदबुद्धि हो जाए या विचलित बुद्धि हो जाए। और कई बार कोई व्यक्ति जन्म से हो सकता है मंदबुद्धि हो, विवेक शून्य हो, लेकिन बाद में हो सकता है वह बुद्धिमान हो जाए। ये बात खुद अरस्तु स्वीकार करता है। तो यहाँ अरस्तु के विचारों में विरोधाभास भी हमको नजर आता है। अरस्तु कहते हैं कि यूनानी लोगों को कभी भी दास नहीं बनाया जाना चाहिए, क्योंकि वे श्रेष्ठ होते हैं, वे बुद्धिमान होते हैं। अरस्तु खुद कहते हैं कि यूनानी लोगों को कभी भी दास नहीं बनाया जाना चाहिए। अब अरस्तु की दास प्रथा की आलोचना। पहला, दास प्रथा समानता विरोधी है, लोकतंत्र विरोधी है, न्याय विरोधी है। बात सही है कि समाज में समानता कहाँ से आएगी? एक व्यक्ति को आप दास बना रहे हो, दूसरे को स्वामी बना रहे हो। तो ये लोकतांत्रिक हितों के और समानता के हितों के विरुद्ध है, और न्याय के हितों के भी विरुद्ध है, क्योंकि ये किसी व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा है, कोई दास बने और कोई स्वामी बने। अरस्तु की दास प्रथा में भी विरोधाभास है। मैंने अभी आपको बताया कि वो खुद कहते हैं कि व्यक्ति अपनी स्वामी के साथ रह के, सानिध्य में रह के विवेकवान बन जाता, विवेकशील बन जाता है, और वो दास प्रथा से मुक्त हो सकता है। तो ये विरोधाभास है। राष्ट्र के विकास के लिए शारीरिक एवं मानसिक दोनों क्षमताओं को होना आवश्यक है। जहाँ वह स्वामी को मानसिक रूप से मजबूत बताता है और वो कहता है कि दास हो सकता है शारीरिक रूप से हष्टपुष्ट हो, तो फिर ये विरोधाभास है, क्योंकि शारीरिक और मानसिक दोनों क्षमताओं का होना आवश्यक है राष्ट्र के विकास के लिए। हर व्यक्ति मानसिक क्षमता वाला काम नहीं कर सकता, हर व्यक्ति शारीरिक क्षमता का कार्य नहीं कर सकता, तो दोनों का होना आवश्यक है। दासता प्राकृतिक नहीं हो सकती। जहाँ अरस्तु कह रहा है कि दासता प्राकृतिक है, कि जन्म से ही कुछ लोग बुद्धिमान होते हैं, कुछ लोग बुद्धिहीन होते हैं, लेकिन ये बात सही नहीं है। क्यों? बहुत से लोग आपने स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में देखा होगा, बहुत से लोग प्रारंभ में कम बुद्धिमान होते हैं, कम इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन बाद में वो अभ्यास करके, बाद में वह अध्ययन करके और काफ़ी बुद्धिमान हो जाते हैं, श्रेष्ठ हो जाते हैं। तो ये बात सही नहीं है कि दासता प्राकृतिक है। दास प्रथा के सिद्धांत में यूनानी लोगों के प्रति उसका मोह बरकरार है। अब आप देखो कि वो कहता है कि यूनानी लोग श्रेष्ठ है तो वो दास बनाने योग्य नहीं है। तो यह एक जाति विशेष के प्रति लगाव झलक रहा है अरस्तु का, क्योंकि बाकी सब जगह के लोग हीन हैं और यूनान के लोग श्रेष्ठ हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है? क्या यूनान में बुद्धिहीन लोग नहीं होंगे? क्या यूनान के लोग बुद्धिहीन नहीं होते, मंदबुद्धि नहीं होते? क्या यूनान के लोग युद्ध में पराजित नहीं होते? तो उनको दास क्यों नहीं बनाया जा सकता? ये एक जातीय लगाव अरस्तु का यहाँ झलकता है, और ये अरस्तु की लिए दास प्रथा विचारों में बहुत बड़ी आलोचना का बिंदु है।
बार्कर कहते हैं कि अरस्तु के दासता संबंधी विचार त्यागने योग्य। बार्कर कहता है कि अरस्तु के विचार ऐसे हैं कि उनको स्वीकार करने का कोई औचित्य नहीं है और ना ही कोई उचित है, क्योंकि दास प्रथा के विचारों में उनके खुद के विरोधाभास है। और हालांकि दास प्रथा उस समय बहुत व्यापक रूप से प्रचलित थी और यूनानी अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा थी, लेकिन क्या दास प्रथा कि जो अरस्तु ने तर्क दिए वो उचित हैं, वो किसी भी रूप से स्वीकार्य नहीं है। तो खुद बार्कर कहते हैं कि अरस्तु की दासता संबंधी विचार त्यागने योग्य है। हालांकि दास प्रथा का कुछ महत्व भी हैं। एक तो यूनानी अर्थव्यवस्था का आधार ही दास प्रथा पे टिका हुआ था, क्योंकि दासों से बहुत बड़ी मात्रा में कृषि, पशुपालन, सुरक्षा संबंधी या अन्य कई प्रकार के काम करवाए जाते थे। तो ये एक यूनानी अर्थव्यवस्था का आधार था दास प्रथा। दूसरा कि स्वामी, यानी या यूं कह दीजिए कि कुछ लोग जो बहुत बुद्धिमान होते हैं, बहुत श्रेष्ठ होते हैं, तो उनको अपने काम से अवकाश देने के लिए, उनके घरेलू कामों में सहयोग के लिए कुछ लोग होने चाहिए। जैसे आज भी अपन कई धनाढ्य परिवारों में, कई बुद्धिमान श्रेष्ठ लोगों के परिवारों में नौकर चाकर रहते हैं, तो वो एक प्रकार से, हालांकि वो दासता के समकक्ष नहीं है, लेकिन वो एक प्रकार से इसी प्रकार का दृष्टिकोण उसको कह सकते हैं, क्योंकि उसमें भी स्वामी को अवकाश मिलता है और बदले में उसको पेमेंट दिया जाता है। यहाँ जन्मजात दास की बात करता है और फिर बाद में अरस्तु कहता है कि उसको मुक्त भी किया जा सकता है एक स्तर के बाद में। तो दास प्रथा का महत्व भी था उस समय, लेकिन अभी वर्तमान लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं के दृष्टिकोण से देखें तो दास प्रथा किसी भी रूप से स्वीकार्य नहीं है। और आज तो कहीं भी हमको दास प्रथा देखने को नहीं मिलेगी। अपने यहाँ अनुच्छेद 23 में, संविधान के अनुच्छेद 23 में दास प्रथा से संरक्षण के उपाय बताए गए हैं, क्योंकि दास प्रथा अनुच्छेद 23 में शोषण के विरोध अधिकारों में छुपी हुई है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि अब कोई व्यक्ति दास प्रथा की बात नहीं कर सकता, और दास प्रथा आज के इस लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के युग में उचित भी नहीं है, प्रासंगिक भी नहीं है। तो अरस्तु ने दास प्रथा के संबंध में विस्तृत विचार दिए। हालांकि अरस्तु की इस संबंध में आलोचना भी होती है, और लेकिन फिर भी अरस्तु के एक चिंतन का आधार तो है। अरस्तु ने एक नए दृष्टिकोण से, नए प्रकार से दास प्रथा के चिंतन के संबंध में बात की, तो अपने को उसको समझना आवश्यक है। धन्यवाद मित्रों।